डियर फ्रेंड्स, करंट अफेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हम करंट की क्लास में सबसे पहले जो हमने करंट की जो न्यूज़ ली है वो ये है कि प्रवासन और विकास ब्रीफ रिपोर्ट। तो क्या है ये प्रवासन और विकास ब्रीफ रिपोर्ट, इस पर चर्चा करते हैं। तो ये जो प्रवासन है, पहले मैं ही आपको बता देता हूँ। देखिए, प्रवासन का मीन्स ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, एक अगर हम केवल इंडिया की ही बात करें तो हमने देखा था कोविड-19 की जो अभी फर्स्ट वेव में काफ़ी जो मजदूर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह काम किए करने के लिए जाते हैं। बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है ही भारत में। तो जैसे कि यहाँ से अब ये एक स्टेट ये है, एक स्टेट ये है, तो यहाँ से इस स्टेट में ये कोई रोजगार के लिए बाहर गए मजदूर, तो यहाँ पर अपने मूल स्थान से किसी अन्य जगह पर रोजगार की तलाश में जाना क्या कहलाता है? प्रवासन कहलाता है। जरूरी नहीं है कि रोजगार की तलाश में जा रहे हैं, रहने के लिए भी जा सकते हैं, तो वो प्रवासन कहलाता है। मतलब ये है कि अपने मूल स्थान को छोड़कर हम दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो आपका प्रवासन कहलाता है। विकास ब्रीफ रिपोर्ट पर आप चर्चा करते हैं क्या है, तो चर्चा में ये क्यों है। हाल ही में हाल ही में विश्व बैंक ने नवीनतम प्रवासन और विकास ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है। तो सबसे पहले तो यही है पीढ़ी के लिए कि भाई जो अभी रिपोर्ट आई है विकास ब्रीफ रिपोर्ट, ये किसने जारी की है, तो विश्व बैंक के द्वारा विकास ब्रीफ रिपोर्ट जारी की गई है। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर ये प्री में आता भी है क्वेश्चन तो आप आराम से इसको टिक कर दीजिएगा कि विकास ब्रीफ की जो रिपोर्ट है किसने जारी की है, विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने। अभी क्या है इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। प्रवासन और विकास ब्रीफ रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में प्रवासन और विकास ब्रीफ, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है। विश्व बैंक ने अपनी इस नवीनतम रिपोर्ट में यह कहा है कि वैश्विक स्तर पर कोविड-19 महामारी के बावजूद भी भारत ने वर्ष 2020 में $83 बिलियन से भी अधिक रेमिटेंस प्राप्त किया है। ये रेमिटेंस क्या होता है? देखिए, रेमिटेंस का मीन्स ये है कि जो व्यक्ति, अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भारत बना है, ठीक है, भारत से अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ की मानते हैं कि अमेरिका यूएसए में अगर वो काम करने के लिए जाता है, तो जो उनके मूल निवासी हैं ना, मूल लोग हैं जो यहाँ से भारत के लिए जो पैसा भेजते हैं, मनी भेजते हैं, चाहे वो ऑनलाइन किसी भी तरीके से भेज सकते हैं। तो जो पैसा दूसरे देश से भारत के जो व्यक्ति गए हैं काम करने के लिए, तो वही जो रुपया वापस भारत में भेजते हैं वही रेमिटेंस कहलाता है। बड़े आसान शब्दों में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि अपने देश से बाहर गया हुआ व्यक्ति दूसरे देश में काम करने के लिए और वहाँ से जो वो रुपया भेजता है, मनी भेजता है, वही आपका कहलाता है रेमिटेंस। तो भारत ने 2020 में लगभग $83 बिलियन से अधिक रेमिटेंस प्राप्त किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में केवल 0.2% कम है। मतलब 2019 में जो इसने जितना रेमिटेंस प्राप्त किया था, तो अब की 2020 में जो इतना कोविड-19 की जो महामारी चल रही, बेबी काफ़ी आई, उसको देखते हुए भी लगभग भारत ने 2020 में 0.2% ही कम रेमिटेंस प्राप्त किया है। रेमिटेंस शायद आप लोग समझ गए होंगे, बहुत आसान भाषा में मैंने इसको समझाया है। क्लियर है कि बाहर जो हमारे देश का, अगर देखिए मैं अगर काम करने के लिए दूसरे कंट्री में जाता हूँ, वहाँ से जो मैं मनी अगर अपने घर वालों के लिए जो मैं भेजूंगा, तो वही अगर इंडिया जो काउंट करेगा उसको रेमिटेंस के रूप में काउंट कर देगा। ठीक है। इस साल भारत में संयुक्त अमीरात से अपेक्षाकृत कम रेमिटेंस आया है। तो भारत में तो इस साल मतलब 2020 में जो संयुक्त अरब अमीरात है वहाँ से कम रेमिटेंस आया है। इस तरह भारत पूरे विश्व में 2020 में सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। भारत के बाद चीन का स्थान आता है, दोनों की जनसंख्या एकदम हाई लेवल पे है। विश्व बैंक की प्रवासन और विकास ब्रीफ के मुताबिक वर्ष 2020 में चीन को $95.5 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। तो इतना चीन को प्राप्त हुआ है, $95.5 बिलियन रेमिटेंस जो है चाइना को प्राप्त हुआ है। भारत और चीन के बाद मैक्सिको आता है जिसने $42.8 अरब और फिलीपींस से इसके बाद $34.9 अरब। मिस्र आता है, फिर पाकिस्तान ने जो प्राप्त किया है वो 26 ही। पाकिस्तान का नाम आते सुनते सब जानना चाहते हैं, है ना, कि भारत और कहीं पाकिस्तान भारत से आगे तो नहीं, कभी नहीं होगा, काफ़ी पीछे रहेगा, लेकिन हमें जानने की उत्सुकता है जो बड़ी बनी रहती है। तो पाकिस्तान ने क्या किया है, $26 अरब ही प्राप्त किया है रेमिटेंस, और फ्रांस ने 24.4 और अरब, बांग्लादेश ने $21 अरब प्राप्त किया है रेमिटेंस। भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान को पिछले वर्ष की अपेक्षाकृत वर्ष 2020 में 17% अधिक रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। तो पाकिस्तान ने अपने पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 2020 में 17% से अधिक रेमिटेंस प्राप्त किया है। वहीं बांग्लादेश के रेमिटेंस में 18.4% और श्रीलंका के रेमिटेंस में 5.8% की वृद्धि देखी गई है। रेमिटेंस ये
विश्व बैंक के बारे में अगर हम आपको बताएं, अभी मैंने कहा था कि हम बाद में बात करेंगे, तो अब चर्चा कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। विश्व बैंक आखिर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट, IVRD, को सामान्यतः विश्व बैंक कहा जाता है। इसका जो पूरा नाम है ना विश्व बैंक का, वही है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसको इंग्लिश में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IVRD, को क्या कहते हैं? विश्व बैंक के, यानी कि वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। विश्व बैंक की जो स्थापना हुई है वो 1944 में हुई थी। दरअसल USA के न्यू हैम्पशायर शहर में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन अर्थात ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। इसी सम्मेलन में विश्व बैंक को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF के नाम से जानते हैं, IMF के स्थापना भी की गई थी। अभी इसके भी बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए IMF क्या होता है ना, ये दूसरे अरब देश को जिसके मतलब सदस्य हैं, बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। जो विश्व बैंक है ये उसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन में है। और वर्तमान में विश्व बैंक के जो सदस्य हैं लगभग 189 हैं। क्लियर है? 189 इसके सदस्य हैं। इसी सम्मेलन में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF की स्थापना की गई थी। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में है और वर्तमान में इसके 189 सदस्य हैं। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसका प्रमुख उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र में शामिल देशों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। इसके अतिरिक्त यह विकासशील व गरीब देशों में सतत विकास, गरीबी और कुपोषण आदि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास क्या होता है, तो थोड़ा सा हम ये बता देते हैं। देखिए अब जो हमारी आने वाली जनरेशन है, हम ऐसे विकास करें कि ना ही तो इन्वायरमेंट में कोई फ़र्क पड़े, जो हमारे संसाधन हैं वो बने रहें। ठीक है, हम विकास भी करें लेकिन हमारा जो संसाधन है, रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स हैं, उन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। उसी को कहा गया है, एक सिंपल भाषा में मैंने बता दी, उसी को कहा गया है सतत विकास। ऐसा ना हो कि हम विकास करें, हमारे आने वाली पीढ़ी को कुछ ना मिले, हमारे विकास का जो नेगेटिव पॉइंट है वो हमारी आने वाली जनरेशन भुगते, ऐसा ना हो। इसी को सतत विकास कहा गया है। आदि हेतु ऋण, वित्तीय सहायता और सलाहकार सेवाएं देने का कार्य भी करता है। तो जो वर्ल्ड बैंक है, आप देखते हैं ना कि कभी कभी सुना होगा कि वर्ल्ड बैंक से भारत ने इतना रुपया उधार लिया। मन मेरे ये समझ में नहीं आता, इतना ऋण लेने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद भारत के बाद, लेकिन फिर भी विकास नहीं हो पाता है। इसका भाई वजह क्या है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आखिर क्या वजह रहती है कि इंडिया में विलेजेस, देखिए विलेजेस में हम जाके देखें, ठीक है, देखिए अगर शहर में देखें तो शहर में जैसा भी कुछ विकास है ठीक है, लेकिन करप्शन वहाँ भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन विलेज जाकर हम गांव में चले जाएं, कहा भी जाता है भारत गांव का देश है, लेकिन अभी भी इतने साल हो गए स्वतंत्र हुए, लेकिन फिर भी हमारे गांव का विकास वैसा के वैसे, टूटी नालियाँ, टूटे रास्ते, सब कुछ वही वही है। क्या वजह रहती है? प्लीज़ इसको कमेंट करके मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और ये क्या करता है फिर? कुपोषण, ये सभी चीज़ों से निपटने के लिए ऋण भी प्रदान करता है, वित्तीय सहायता भी देता है। वित्तीय सहायता का मतलब रुपया दे दिया उधार, ठीक है। और सलाहकार भी देते हैं कुछ से, मतलब सहायता भी, मतलब सलाह भी देते हैं एक तरीके से कि आपको गरीबी दूर करने के लिए ऐसे ऐसे काम करने चाहिए या ऐसी नीतियाँ बनाना चाहिए। ये सारी जो सलाहें हैं वो वर्ल्ड बैंक देता है। वर्तमान में विश्व बैंक 5 संस्थाओं का समूह है। इन्हें विश्व बैंक समूह भी कहा जाता है। ये संस्थाएं निम्नलिखित हैं। हो सकता है ये संस्थाएं आपके प्री में पूछी जाएँ कि निम्नलिखित में से विश्व बैंक में निम्नलिखित संस्थाएं शामिल हैं। कुछ संस्थाओं के नाम दे दे, कुछ के ना दे, तो याद रखना है प्री के लिए। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। देखिए निवेश का मतलब होता है इन्वेस्ट करना किसी से, ठीक है। अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कोई निवेश कर रहा है तो कोई विवाद होता है तो उसके लिए एजेंसी काम करती है। गौरतलब है कि किसी भी देश को विकास बैंक का सदस्य बनने से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना आवश्यक होता है। विश्व बैंक द्वारा वर्ष में 2 बार ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के माध्यम से यह भी याद रखना, ठीक है, इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट कितनी बार जारी की जाती है? तो वर्ष में 2 बार जारी की जाती है। कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करती है। इसको भी यहाँ हो सकता है प्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, कथन के द्वारा दिए जाते हैं। अब विश्व बैंक के बारे में अगर पूछा जाएगा तो यही चीज़ें दिखेंगे ना कि इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट जारी की जाती है। तो
किसके द्वारा की जाती है, कितनी बार जारी की जाती है, तो 2 बार जारी की जाती है और वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, उसकी संभावनाएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं एवं रणनीतियों का जिक्र भी किया जाता है। तो अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति में उसकी संभावनाओं, चुनौतियों एवं रणनीतियों का किस में जिक्र किया जाता है, तो इकोनॉमिस्ट प्रोस्पेक्टस की रिपोर्ट जो जारी करती है वर्ल्ड बैंक, उसमें इन बातों का जिक्र किया जाता है। अब हम नेक्स्ट अपनी न्यूज़ पे चलते हैं डियर फ्रेंड्स, वो है सिक्किम का 46वां स्थापना दिवस। जो सिक्किम है उसका हम 46वां स्थापना दिवस पढ़ रहे हैं, मतलब सिक्किम को भारत में शामिल हुए अब 46 वर्ष हो गए हैं। तो चर्चा में क्यों है, हाल ही में 16 मई 2021 को सिक्किम ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। ओके, तो इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, देखिए सिक्किम प्रत्येक वर्ष 16 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि 16 मई 1975 को सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। ये भी आप प्री के लिए भाई इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए कि सिक्किम का जो स्थापना दिवस है कब मनाया जाता है। स्टेट पी से में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। सिक्किम के 46वें स्थापना दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री ने इस राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह राज्य समृद्ध नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण है और यहाँ के लोग नेक दिल वाले हैं। सिक्किम ने जैविक खेती जैसे क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आपको पता होगा सिक्किम भारत का पहला राज्य है जहां उसने पूर्ण तरीके से जैविक खेती करता है। और जैविक खेती का मतलब पता होगा, तो जैविक खेती का मतलब ये है कि रासायनिक उर्वरक हैं, ठीक है, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग ना करते तो जैविक उर्वरक बनाए जाते हैं। और जैविक उर्वरक जैसे का मतलब हमारे जो डिकम्पोस्ट होने वाले, डिकम्पोजेबल जितने भी ऑर्गन होते हैं, मतलब जैसे जो हम यूज करते हैं ना डेली के, डिकम्पोस्ट तो समझते होंगे आप लोग, जैसे जानवरों के जो मलमूत्र होते हैं उनके द्वारा, या फिर और चीज़ें जो हम यूज करते हैं खाने पीने के, जो पील होते हैं, वेजिटेबल पील्स होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा भी जैविक खेती का निर्माण किया, सॉरी जैविक खाद का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो हम खेतों में केवल रासायनिक उर्वरक जो होते हैं उनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं, केवल जैविक उर्वरक का ही उपयोग करते हैं। अब जैविक उर्वरक क्या काम करता है, देखिए तो जैविक उर्वरक है, पहले बात तो क्या है कि हम जब केमिकल का यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से हमारे अंदर भी पहुंचते हैं केमिकल। क्लियर है, जब हम जैविक का करेंगे तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये होती है, देखिए जैविक का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ना। देखिए जैविक क्या है कि जैविक का हम जब यूज करते हैं तो इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी को रोकने की क्षमता है ना, बहुत ज़्यादा होती है। और रासायनिक जो उर्वरक करते हैं वो बहुत जल्दी पानी को सोख लेता है, ख़त्म कर देते हैं, काफ़ी बीमारियां भी होती हैं इससे। लेकिन जो जैविक खाद का हम उपयोग करते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि वो पानी को बहुत दिनों तक नमी को खेतों में बनाए रखती है, जिससे जो सिंचाई भी कम होती है, तो जो इंडिया का जो वाटर लेवल है वो भी एक मेंटेन करके रहता है, बना रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लियर है, तो और मैं राज्य के निरंतर विकास और राज्य के नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ, ये सब प्रधानमंत्री जी ने कहा है। भारत के सिक्किम भारत का विलय, कि सिक्किम का भारत में विलय कब होता है, तो देखिए भारत क्या है, सब जानते हैं कि 1947 में 15 अगस्त 1947 में भारत क्या है आज़ाद हो गया। लेकिन जो सिक्किम है 1947 तक एक स्वतंत्र राष्ट्र रहा, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और देश की खुफिया एजेंसी रॉ के प्रयासों के बाद 26 अप्रैल 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ। तो सिक्किम का भारत में विलय क्या हुआ, 26 अप्रैल 1975 ईस्वी में। 20 दिन के बाद 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत के 22वें राज्य का दर्जा मिला। शामिल तो 26 अप्रैल को हो गया था, लेकिन जो दर्जा मिला है वो 20 दिन के बाद मिला था, 16 मई 1975 को। इसलिए इसी दिन को 16 मई 1975 के हिसाब से ही 16 मई को इसका स्थापना दिवस सिक्किम के जो राज्यवासी हैं वो मनाते हैं। उल्लेखनीय है कि सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन से शहर राज्य के रूप में भारत का भाग बनाया गया था। वहीं 36वें संविधान से संशोधन, ठीक है, यहाँ संशोधन लिखा होना चाहिए था कि 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम के बारे में अगर हम बात करें तो भारत के पूर्वोत्तर भाग में ये स्थित है और यह एक पर्वतीय राज्य है। इसके अलावा दुनिया का पहला जैविक राज्य भी बना है। अभी हमने डिस्कस भी किया था जैविक क्या होता है, उसको भी हमने आपको बता दिया। तो सिक्किम की जो राजधानी है वो गंगटोक है। भौगोलिक रूप से देखें तो सिक्किम राज्य के पश्चिम में नेपाल, अब ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि सिक्किम से किस किस जो देश है उनकी सीमा लगती हैं, तो पश्चिम सिक्किम से ना पश्चिम में नेपाल की सीमा लगती है, उत्तर पूर्व में तिब्बत, दक्षिण में पश्चिम बांग्लादेश और दक्षिण में पूर्व में भूटान। दक्षिण पूर्व में किसकी लगती है, भूटान। तो नेपाल, भूटान, बंगाल, पश्चिम बंगाल और तिब्बत, इनकी ये सीमाएं लगती हैं। सिक्किम में देखें तो सिक्किम में सिलीगुड़ी कॉरिडोर तो इसके करीब स्थित है, जो सिक्किम में भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के स्थित है। अच्छा,
सिक्किम जो क्या है भारत के जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहाँ पर स्थित है। यह राज्य पूर्वी हिमालय का हिस्सा है। यहाँ अल्पाइन और उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस होता है कि सिक्किम में कैसी जलवायु पाई जाती है। अल्पाइन और उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सिक्किम अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भारत की सबसे ऊंची चोटी और पृथ्वी पर तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है। याद रखना कि पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, और भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है पृथ्वी, और ये कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं, और भी कई कंपटीशन एग्जाम है भाई, केवल आईएएस पीसीएस ही नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी होते हैं। तो वहाँ पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी पर जो सबसे ऊंची तीसरी चोटी है वो कंचनजंगा है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहीं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है, और जिसे यूनेस्को को विश्व धरोहर में स्थल में शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हैं या नहीं है। तो ये जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है विश्व, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। ओके, तो प्राकृतिक सुंदरता, देखिए स्पीड अगर मेरी ज़्यादा तेज़ हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो प्राकृतिक सुंदरता तथा राजनीतिक स्थिरता आदि विशेषताओं के कारण सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन का प्रमुख केंद्र भी है। तो ये भी भारत के लिए अच्छी बात है कि सिक्किम में सिक्किम में के बाहर के भी लोग पर्यटन के रूप में जाते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट करेंट न्यूज़ पे, तियानबे फर्स्ट। ये तियानबे फर्स्ट क्या है? चीन का मंगल मिशन है। चीन का मंगल मिशन क्या है? तियानबे। पूछा गया था कि अगर पूछा जाता है कभी, अगर ज़्यादा संभावना है तो ऐसे क्वेश्चन की आईएएस में होती है, स्टेट बेसिस में नहीं होती है ज़्यादा। तो तियानबे फर्स्ट किस से संबंधित है? तो ये चीन से संबंधित है, ये चीन का मंगल मिशन है। ओके, चर्चा में क्यों है? तो चीन ने मंगल ग्रह के जरिए चीन ने मंगल ग्रह के लिए जो मिशन भेजा था उसका रोवर हाल ही में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की सतह पर लैंड कर गया है। और इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं? चीन ने 23 जुलाई 2020 को तियानबे फर्स्ट नामक मंगल ग्रह के लिए जो मिशन भेजा था, करीब 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा के बाद देखिए 7 महीने का वर्ष लगा है, ठीक है। तियानबे फर्स्ट मिशन ने मंगल ग्रह पर सफल लैंडिंग की है। तियानबे फर्स्ट मिशन एक ऑर्बिटर और एक लैंडर का और एक रोवर था। तो एक क्या है, उसमें ऑर्बिटर है, एक लैंडर है और इसमें एक रोवर था। इस मिशन के तहत भेजे गए रोवर का नाम झुरोंग है। चाइना वालों के नाम भी अजीब होते हैं ना। तो ये जो वहाँ पर रोवर भेजा गया था, रोवर का नाम क्या है? झुरोंग है। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में बताया है कि झुरोंग रोवर ने मंगल ग्रह पर यूटोपिया प्लेनेशिया नामक जगह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की है। अगर ये पूछा जाता है कि ये यूटोपिया प्लेनेशिया नामक जगह किससे संबंधित है, तो ये मंगल ग्रह से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अजीबोगरीब। इसके साथ ही चीन मंगल ग्रह पर रोवर उतारने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। चीन के पहले यह कार्य अमेरिका भी कर चुका है। गौरवतल है, देखिए दूसरा रोवर उतारने वाला, याद रखना इसको, रोवर उतारने वाला, ठीक है। और रोवर उतारने वाला चीन है, वो दूसरा देश है, पहला अमेरिका है। अमेरिकी अंतरिक्ष नासा ने कुछ ही समय पहले मंगल ग्रह पर परसीवरेंस नामक रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी। मंगल ग्रह पर लैंडिंग कराने वाले झुरोंग रोवर का भार लगभग 240 किलोग्राम है तथा इसके पहिए जो हैं वो 6 पहिए हैं और 4 सौर पैनल लगे हैं। इससे पहले भारत में भी मंगल ग्रह पर अपना मिशन मंगलयान भेजा गया था। हालांकि भारत ने अपने मंगल मिशन में रोवर को नहीं भेजा था, केवल ऐसी यान भेजा था, उसमें रोवर को नहीं भेजा गया था भारत के द्वारा। अगर पूछा जाता है, देखिए अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे ही बनेगा कि मंगलयान पर भारत के द्वारा, अब सबको तो पता है ना मंगलयान भेजा गया था, सभी जानते हैं, तो इसमें रोवर को भी भेजा गया था, तो यहीं पर थोड़ा मिस्टेक हो सकती है। तो भारत को याद रखिएगा, भारत ने अपने मंगलयान में रोवर को नहीं भेजा था। पूर्व में भेजे गए अन्य मंगल मिशन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर डाल लेते हैं नज़र, बल्कि ये कभी आने वाले नहीं है, और वही हो भी सकता है भाई आ जाए, ठीक है। तो मैं एकदम साफ मना भी नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन की संभावना है कम है। 1971 में यूएसएसआर, अब समझते होंगे यूएसएसआर है ना, जब आपने आईआर पढ़ा होगा तो उसमें यूएसएसआर का जरूर कोई 2 ही शक्ति बनी हुई थी उस समय, वे था और एक यूएसए था। यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। यूएसए क्या है, फर्स्ट जो वर्ल्ड पावर बन के सामने उभर आता है। इनकी अलग अलग विचारधाराएं थी। यूएसए की पूंजीवादी थी और यूएसआर की समाजवादी विचारधारा थी। इसको आप जब आईआर पढ़ते हैं तो उसको डिटेल में पढ़ाएंगे। अगर मैं कभी पढ़ाता हूँ आपको आईआर तो डिस्कस कर दूंगा इस बारे में, लेकिन मैंने बता दी यूएसएसआर, ठीक है। एक ये था पूरे वर्ल्ड में और यूएसए था, ये इसका विघटन हो जाता है, बाकी को बाद में करते हैं। लैंडिंग करने वाला पहला देश बना था, हालांकि इसका मार्स 3 लैंडर विफल हो गया था।
मंगल ग्रह की सतह पर पहुंचने वाला दूसरा देश अमेरिका है। जब ये पहुंच रहे थे इन दोनों में भाई कंपटीशन था कि तुमने भेज दिया, देखिएगा हम डेट भी दे सकते हैं 1971 और बाद में 1976 में। दो ही शक्तियां थी वर्ल्ड में, दो शक्तियां उस टाइम काम कर रही थी, यूएसएसआर और यूएसए। ठीक है, यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, काफ़ी इसके रीजन रहते हैं कि मतलब कुछ इनकी नीतियाँ होती हैं, मनी नहीं है, वित्तीय नहीं रहती है, वित्तीय सहायता नहीं मिल पाती है इनको, पैसा खत्म हो जाता है, ये काफ़ी इनके कारण होते हैं जिसका विघटन हो जाता है। वो कभी वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं या फिर आईआर में, तब वहाँ डिस्कस करते हैं। अभी अभी हमारे करंट से कोई रिलेटिव है नहीं है। तो 1976 के बाद इसमें 8 सफल मार्स लैंडिंग की, जिसमें नवीनतम वर्ष 2019 का इनसाइट मार्स मिशन और वर्ष 2020 का मार्स रोवर परसिवरेंस ने हाल ही में मंगल ग्रह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी मंगल की कक्षा में अपने अंतरिक्ष यान को रखने की सक्षम हो गई है। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो भी मंगल की कक्षा में अपने अंतरिक्ष यान को रखने में सफल हो गई है। भारत का मार्स ऑर्बिटल मिशन MOM या मंगलयान सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में पहुंच गया था। इसी नवंबर 2013 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। भारत, अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ के बाद मंगल ग्रह पर कक्षा में पहुंचने वाला चौथा राष्ट्र है। इससे पहले में ही ऐसा किया, तो क्या यहाँ पर है कि भारत ने ना ये पहले ही प्रयास में ऐसा किया था। संयुक्त अरब अमीरात ने भी होप मंगल मिशन को वर्ष 2020 में मंगल ग्रह के लिए लॉन्च किया था। तो यहाँ अगर पूछा जाता है कभी कि होप मंगल मिशन किस देश से संबंधित है, होप मंगल मिशन, ठीक है, होप मंगल मिशन किस देश से संबंधित है, तो संयुक्त अरब अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित है होप मंगल मिशन। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारी आज की करंट जो हमने डिस्कस किया। तो मैं कोशिश करूंगा कि करंट की क्लासेस को और जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा सकूं, ज़्यादा लेट ना हो, क्योंकि काफ़ी टाइम कल तो